बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम अपने उन सीनियर तजिया निगार से गुफ्तगू करेंगे टेलीफोन लाइन पर जो वाकई अपने अंदर एक अंजुमन रखते हैं और ख़ास तौर पे वो हमारे वीनस चैनल के ऊपर बहुत जानिफशानी से अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और आज जो गुफ्तगू का मौजू हमने चुना है उसके अंदर हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, कराची के मौजूदा हालात के हवाले से बात करेंगे और सियासी रशाकशी और इसके ऊपर यकजहती जो आपस में आपको इन दिनों नज़र आ रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे। सबसे पहले हम टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान से टेलीफोन लाइन के ऊपर आएंगे। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि उनको टेलीफोन लाइन पहले सच के साथ जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो हम इन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर सैयदी बात कर रहा हूँ मैं जी। जहांगीर सैयदी साहब कैसे हैं आप? ठीक है। आप हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं और आपकी और हमारी वाबस्तगी माशाल्लाह टेलीविज़न के ऊपर बहुत पुरानी रही है और बिलखसूस मैं कहूँगा कि 2005-10 के दरमियान जो है आप हमारे साथ रहे और एक निजी टेलीविज़न के ऊपर भी प्रोग्राम करते रहे। तो सबसे पहले तो मेरी ये खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी जी अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सियासी हवाले से तो मैं गुफ्तगू करूँगा, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी, यकजहती कराची के हालात के हवाले से भी, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे वो नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम भी करते रहे और बहुत सारे अच्छे अंदाज के अंदर आप एज ए एंकर की हैसियत से प्रोग्राम करते रहे। एक एंकर को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करते, फिर इसके बाद मैं आप उनके सवालों की तरफ आता हूँ सियासी। देखें, बड़े दिलचस्प सवाल का आपने किया है। देखें, एंकर जो है वो जहाज को काबू करने का ऐसा कांटा होता है, आपने तस्वीर में देखा होगा, जो जहाज को किनारे लगाता है और कहीं उसको भटकने नहीं देता, अपनी हुदूद से निकलने नहीं देता। और इसी तरह जो है वो हमारा जो प्रोग्राम का एंकर होता है उसकी भी बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी मेहमान आते हैं, जो कश्तियां उसके पास होती हैं या जहाज उसके पास होता है, उनको काबू में रखना, उनको बहकने न देना और उनके अपने हुदूद में किनारे पे लगाए रखना और प्रोग्राम को इस तरह आगे बढ़ाना जो संत मुतय्यन की जाती है प्रोग्राम की, तो उसके मुताबिक अब वो उसको जो है वो डील कर रहा होता है और चला रहा होता है। अब कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई ऐसी, उसको ये भी मालूम होना चाहिए, उसकी काम की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि जो सहाफत के जो हुदूद होते हैं, बात करने का जो सलीका होता है और जो जहाँ तक वो बात को ले जा सकता है वहाँ तक करे। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता वो बुनियादी तौर पर बहक जाता है और वो उसका तवाज़ुन प्रोग्राम से गिर जाता है और उससे जो है ये नुकसान होता है कि जो हम बात अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं अपने मेहमान के साथ वो हम नहीं पहुंचा सकते और हम जो है गड़बड़ हो जाते हैं और उसकी स्पिरिट जो है हमारी वो मुतासिर होती है और हम अपना फ़राइज़ से तो गफलत रखते हैं या फिर जो है उसमें कुछ ऐसा मयार कम हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को चीज़ पसंद नहीं आती है या उनकी फहम और फरासत में नहीं आती, वो समझ नहीं पाते हैं। और अगर किसी बात को समझने से कासिर हो लोग, सुनने वाले, देखने वाले, तो उसकी जिम्मेदारी हमेशा एंकर पर्सन पे या होस्ट पर आती है। जी जी, ये बुनियादी। अच्छा, जहांगीर सैयदी साहब आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कितने अब तक प्रोग्राम कर चुके हैं माशाल्लाह आप? मुझे तो आपने तारीखी बता दी है कि सन 5 से और जुल्ले से इसको कवर किया, पता नहीं। माशाल्लाह आपका बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है और आप हमारे पुराने साथियों में से हैं। जी, बड़ी मोहब्बत आपकी। तो ये तो काम है और ऐसा काम है कि एक हदीस है उसके मुताबिक वो बहुत ही अहम और अजीम काम ये है कि बल्ले हो अन्नी वलो आया। अगर आपके पास कोई सच
हो आपके पास जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उन तक पहुंचाएं। बल्ले वो अन्नी तबलीग कर दें, इब्लाग कर दें इसको। वलो आयात का मतलब ये है, एक खास मफहूम में तो कुरानी आयत होती हैं, लेकिन ये इसमें जो सच्चाई जो सच्चाई की अक्कासी हो सही सही मायनों में, जी, वो अच्छा। अमानत होती है और उस तक जरूर पहुंचना चाहिए। अच्छा जहांगीर सैयद साहब, मैं आपसे ये सवाल भी करने लगा हूं कि एक एंकर को किन बात का ख्याल रखना चाहिए, एक मुख्तसर, और फिर इसके बाद अब मैं सियासी उस हवाले से आ रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपकी तरफ। देखें, एक तो ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट का पूरा इदराक होना चाहिए, समझना होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, और जो मुमकिन सवालात हैं एंकर के जहन में पहले से होना चाहिए। ठीक है। और एक अच्छे एंकर के लिए ये भी जरूरी है कि मुमकिन जवाबात से भी वो आगाह हो कि अगर कोई जवाब देने में कोई कोताही करे या दूसरी कोई बात कहे तो वो जो है उसको टैकल कर ले अच्छी तरीके से, टैकल करे और उसको उसी हदूद में रखे जिसमें उसमें सच पाया जाता है। अगर वो सच से निकल जाए तो गुलू हो जाता है, और गुलू गुमराही है। ठीक है। अच्छा मैं अब आपकी तरफ आता हूं कि इस वक्त जो आप एमक्यूएम को देख रहे हैं, अगर एमक्यूएम की बात करें तो सारे धड़े एक साथ मिल रहे, तो क्या उससे सियासी मंजरनामे पे कोई फर्क पड़ेगा ये कराची के हवाले से? देखिए जी, हम बड़ी मुश्किल पेश आती है जब हम इमरान खान की बात करते हैं। वो जो सहाफत के लोग हैं जो गहराई से देखते हैं तो कई चीजें ऐसी लगती हैं कि इमरान खान ने जो वो अपनी समत का गलत इंतखाब कर लिया और गलत तरीके से चले और यू टर्न ले लेके उन्होंने अपनी एक ऐसी साख बना ली जिस पर अब एतबार नहीं होता। ठीक है। सबसे अहम काम जो है, जो आपने सवाल किया है, उनका सबसे अहम काम ये कि जो उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, पब्लिक फेम और कबूलियत हासिल की, वो इतनी मजबूत और जानदार थी जिसने तमाम जमातों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर जो है ये पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ कायम रही तो कोई भी नहीं बचेगा और जो है इनकी अक्सरियत आ जाएगी और ये इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। अच्छा ये जोड़ को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब कुछ चेंजिंग आती हुई नजर आएगी या कुछ इसमें कोई फर्क नजर आएगा आपको? असल तो नियत होती है, नियत है ना, सारे कामों की जो बुनियाद है वो तो नियत है। अब नियत पे कयास किया जा सकता है और जो बातें लिखते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा विजन पार्टी के पास नहीं है और वो ले दे के इतनी बुरे हालात में भी उनके पास जो है वो कोई होमवर्क नहीं है, कोई इनका एजेंडा क्लियर नहीं है। तो इसलिए अब कहा यह जा सकता है कि ये इक़्तिदार का एक एजेंडा है जी, ये बढ़ रहे हैं। और जब जिसको इक़्तिदार नजर आ जाए तो फिर एक बात बताएं, मुल्क जो है वो पसे पुश चला जाता है। उसके मफादात और जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं और जो खिदमत करनी चाहिए जिसके लिए अवाम वोट देते हैं, मतलब जहांगीर साहब लबो लुबाब आपका ये है कि सब ये इक़्तिदार की रसाकशी नजर आ रही है। अच्छा बल्दियाती इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहते हैं जहांगीर साहब, क्या देख रहे हैं आप? उसमें भी एक बड़ी उलझाव है। जैसे कब्जा माफिया होता है ना, ये इक़्तिदार माफिया भी बटावा है। आज जो है वो अगर कौमी असेंबली के वो देखें आप तो वो उन लोगों ने नीचे इक़्तिदार आने ही नहीं दिया, सूबों को जो है हुकूक नहीं दिए। 18वीं तरमीम की वजह से थोड़ी ये सूरत हाल हुई कि सूबों के पास इतने पावर आ गया है कि वो पसे पुश चले गए मफादात कौम के, यानी कौमी असेंबली की या ममलिकत की। और दूसरी बात ये कि सूबाई हुकूमत उन्होंने ये गज़ब उठाया है कि जो रूट तक जो है वो नीचे तक जो है पावर आना चाहिए था, पब्लिक के पास आता, उनको इख्तियारात मिलते हैं, उनकी खिदमत होती है, वो उन्होंने उधर से दबोच लिए। तो अब सूरत हाल है कि ये एक इत्तेखाज हो गया है, इक़्तिदार जगह जगह जमा हो गया है और उसका नीचे तक आना नहीं। आप बल्दियाती इलेक्शन देख रहे हैं, मतलब होते हुए देख रहे हैं या अभी भी डिले की तरफ जाएंगे? अब देखिए,
देखें आप, ये है कि इंतहाई मजबूरी हो गई है कि अब वो जैसे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं और इतनी देर हरीडली कराने की बातें हो रही है, कहीं न कहीं तो इन्हें कराना पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम को आप कैसे देखते हैं सिंध के हवाले से? 18वीं तरमीम इसलिए आई थी, जरदारी साहब का एक करारनामा था कि उनके सूबों को हुकूक मिले, ठीक है, सूबों को हुकूक मिलना चाहिए थे। लेकिन ये कौन सी शराफत और कौन सा इंसाफ है कि ये सूबों को तो हुकूक मिले लेकिन लोकल गवर्नमेंट और लोकल को कुछ नहीं मिला, हुकूक न मिले। तो ये तो नहीं है कि आप अगर जमा कर लें इक़्तिदार को और उस पर काबिज होकर बैठ जाएं और लोगों को अपनी गलियों में, मोहल्लों में ना मिले, उसका समर ना मिले, उनके काम ना हो, तो ये इक़्तिदार थोड़ी है, तो कब्जा है, कब्जा माफिया की तरह। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सब सारी दुनिया में शहरी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट्स बुनियादी जरूरत होती है। वो कौमी असेंबली तो कानून साज होती है और जो सूबाई असेंबली भी वो कानून बना रही होती है। सिर्फ और सिर्फ काम जो खिदमत का बुनियादी है ना, वो इन्हीं को होता है और ये फंडिंग में बढ़ जाते हैं। कौमी असेंबली के अरकान में फंड बढ़ जाते हैं, किस बन के तरक्याती कामों से उनका क्या ताल्लुक बनता है? उनके मंसूबे तो बना सकते हैं तरक्याती, लेकिन तरक्याती कामों के इखराजात वो करने का इख्तियार कैसे रखते हैं? मतलब आपकी नजर में 18वीं तरमीम कोई फायदे नहीं दे के गई, हालांकि जो बनाया गया था बनाया जाना चाहिए था। अभी जो है फंड का जो है ना, कौमी असेंबली के पास वो इख्तियारात रह गए, ना शहरी हुकूमत को मिल गए। सबसे ज्यादा फायदा है सूबाई हुकूमतों को है और सूबाई हुकूमत पब्लिक में डिलीवर नहीं कर सकी। ये अलमिया है, ये सोच की। अभी इसी तरह इसका हल क्या? हल इसका हल, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, बिल्कुल हल एक ही है कि जो चीजें, जो नेचुरल चीज है कि शहरी हुकूमत तक जो पावर जाना चाहिए वो अभी भी बहाल होता है, तो कम से कम उसको रूट इन होने में, जड़ पकड़ने में थोड़ा अरसा लगेगा, लेकिन सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये अगर बल्दियाती इलेक्शन भी करा लिए जाए तो उसकी साख इस तरह रखी जाती है कि ये इसको काम करने के मौका नहीं होता, इसके पास फंड ही नहीं आते हैं। अभी लोकल टैक्सेस कितने होते होंगे जो ये काम करें? ये तो सूबाई हुकूमत टैक्स वो देती है, फंड देती है। नहीं, मार्केटों में तो बहुत सारे टैक्स के हवाले से लोग घूमना शुरू हो गए हैं कि ट्रेड लाइसेंस टैक्स, फना टैक्स, तो अब ये लोग आ ही रहे। अच्छा जहांगीर सईदी साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो मेरे मुल्क के लिए हो, मेरे नौजवानों के लिए हो, मेरे जितने भी लोग सुनने वाले उनके लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे अहम तरीन जरूरत ये है कि हमें अपने जो लीडर्स है ना, उसका बेहतरीन चुनाव बगैर किसी दबाव के, अपनी तकलीफों को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, अपने अलमियों से बचना चाहते हैं, तो इंतखाब में बिल्कुल गफलत नहीं की जाए और किसी दबाव पे न आया जाए। न जो है यहाँ कितनी चीजें, कहीं जो है वो सरदारी निजाम है, जमींदार निजाम है, फिर जो है ना ब्यूरोक्रेट्स है, फिर पार्टियों का दबाव है, सब बढ़ गए हैं। और हुकूमत की जो तर्जुमानी होनी चाहिए, अवाम की तर्जुमानी होनी चाहिए, वो नहीं। अगर ये वोट को वाकई सच्चा और आजाद करवा ले, और ये जो वोट की इज्जत का जो कहा गया, ये भी ये कहते हैं, नारा लगाते हैं कि वोट की इज्जत होना चाहिए, और वोटर कहाँ जाए? जी। वोट की इज्जत करते आप रहते हैं, जो आपके पॉकेट में पड़ जाए वो वोट है। तो उसकी भाई वोटर्स की इज्जत कहाँ है, उसके मफादात कहाँ है? ये तो सियासी नारा बन गया है। इसलिए सबसे ज्यादा बेहतरीन अपने हुक्मरानों का इंतखाब करना, हमारे बेहतरीन समझदार अवाम को, हसास अवाम की इंतहाई। मतलब अब आपकी नजर में कोई गुंजाइश नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर अगर ये 5 साल अगर आपने गलत इंतखाब किया तो फिर आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? खुद ही भुगतना नहीं पड़ेगा, रियासत को भुगतना पड़ेगा, ममलिकत को भुगतना पड़ेगा। हुकूमत तो बहुत पीछे रह जाएगी। हुकूमत ने तो खेल लिए सारी हुकूमतों ने। अब तो रियासत और ममलिकत को खतरे के से दो चार है, बेइंतहा में।
अब ये मौके नहीं रहे हैं, अब ये आखिरी मौके के तौर पर लिया जाए इसको। जी जी, खुदा करें कि हम जो है इस बहरान से निकल सकें। बस दुआई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला ये गफलत खत्म हो और इसके बाद जो है कोई अच्छे दिन आए। जहांगीर सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे हवाले से इस गुफ्तगू के अंदर मेरे साथ शामिल गुफ्तगू रहे और बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी नवाज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात और मेरे साथ अब टेलीफोन लाइन के ऊपर है हमारे सीनियर एंकर पर्सन, जिन्हें आप वीनस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी देखते रहे, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी आप देखते रहे और बहुत खूबसूरत अंदाज में एज ए एंकर पर्सन के हवाले से प्रोग्राम करते रहे। पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर आपने उन्हें देखा और रोज़ाना वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है, सियासी हवाले से और माशी हवाले से और सोशल हवाले से भी ये प्रोग्राम करते और अल्लाह ने बड़ा प्यारा अंदाज दिया इन्हें और बहुत अच्छे तरीके से जो लोगों से सवालात भी करते हैं और जो बात करने का फ़न है इनके पास वो बड़ा कमाल का और बेशुमार इस हवाले से प्रोग्राम कर चुके हैं। मैं इन्हें आज के इस प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे सीनियर एंकर पर्सन मुनीर मेमन साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मुनीर साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस मौजू पर मुनीर साहब बात करने लगे वो कराची के हालात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सियासी रशाकशी चल रही है और यकजहती जो MQM के अंदर तमाम धड़े एक हो रहे और बिलखसूस बल्दियाती इलेक्शन की बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे इस तरफ आऊं, मैं मेरे साथ अभी मेरे एक और दोस्त सीनियर एंकर पर्सन जहांगीर सईदी साहब भी थे और वो भी माशाल्लाह प्रोग्राम करते रहे, तो उनसे पहले बात हो रही थी। आपसे भी मैं ये चाहूंगा कि मेरे वो नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपसे भी कुछ सीखना चाहेंगे और वो आप का अंदाज है जो बोलने का और जो आप प्रोग्राम को लेकर स्टार्ट से लेकर चलते, लोग बड़ी तवज्जो के साथ आपके प्रोग्राम को देखते, तो वो फन जो है आप माशाल्लाह आगे की तरफ भी डिलीवर करें कि आप एज ए एंकर की हैसियत से क्या देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से प्रोग्राम को एंड करना चाहिए। सलीम साहब, बात यह है कि जब हम बात करते हैं, सहाफत की बात करते हैं, तो एक चीज बड़ी अहम होती है कि जब हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं ना, खास तौर पे सहाफत की कुर्सी पे बैठते हैं, जब हम प्रोग्राम का तज्जिया देते हैं, जब हम एंकर करते हैं प्रोग्राम को, तो वहां पे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं होता, वहां पे कोई दुश्मन नहीं होता, वहां पे आपका कोई रिश्ता नहीं होता, वहां आपका सिर्फ एक ही ताल्लुक है, एक ही दोस्त है और एक ही सहारा है, वो है सच का। और जो आपके दिल की आवाज है आप उसके ऊपर जाएं और जो मेरे ख्याल से आप सच कहेंगे, हक गोई की बात करेंगे, तो वही मेरे ख्याल से आवाम भी सुनना चाहती है और वही मनसब का तकाजा भी होता है। अच्छा, मैं ये कहूँगा ठीक है, आपने बहुत दो चार जुमलों के अंदर ही अपनी बात कह दी। पास टाइम पे मैं देख रहा हूँ एज ए, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर हमने देखा कि एक ही मौजू को लेके बस उसी के पीछे हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम होते हुए नजर आते और फिर इसके बाद हम जो है ना जो मेन इशू है उसकी तरफ नहीं आते, बिल्कुल अवाम की तरफ कम आते और इशू की तरफ ज्यादा आते हैं। ये क्या कहते हैं आप इसके हवाले से? अच्छा सलीम साहब, देखें, बात ये नहीं है कि हम किस तरफ जाते हैं, बात यह है कि अवाम क्या सुनना चाहती है। आज अगर मैं आज की बात करूं तो आज अगर पाकिस्तान का कोई भी शहरी होगा वो सुनना ये चाहेगा कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में सियासी मौजूआत भी हैं और माशी मौजूआत भी हैं। माशी मौजूआत लोग जब सुनते हैं तो वो मजीद डिप्रेस होते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है और उम्मीद भी है कि अगर सियासत के जो मामलात है वो बेहतर हो जाएंगे तो शायद उनकी जिंदगियां भी बेहतर हो जाएंगी। ये जो आपने इंट्रो में जैसे कहा कि जो रस्साकशी हो रही है सियासत में, वो रस्साकशी ही असल में आवाम के लिए एक रिलीफ भी बन सकती है कि हो सकता है कि इनकी आपस की लड़ाई में कोई कंपटीशन ही जन्म ले लो। और जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहां पे आवाम को रिलीफ मिलता है। हमारे इस सियासत में, हमारे इस माशरे का एक सबसे बड़ा अलमिया ये रहा
जो हमने हालिया दिनों में देखा कि मुफाहमत की सियासत, ये अल्फाज हम सब ने सुना, और इसी वजह से ये मुफाहमत में इतना कुछ हमने खो दिया कि इस सियासत के मैदान में आपको कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा, कोई एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज में मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये फिजा ही नहीं होगी तो अवाम को डिलीवरेंस कैसे मिलेगी? अवाम को कैसे कोई आगे बढ़ के डिलीवर करने की ख्वाहिश रखेगा और कोशिश करेगा कि वो अवाम की नजरों में सुरखुर हो और अवाम का जो उसका अवामी मैंडेट है वो उसको मिल सके। कि हम जो मौजूआत पिक करते हैं वो भी अवाम की मंशा के मुताबिक होते हैं, और बहुत से ऐसे मौजूआत होते हैं जो हम चाहते हैं करें, लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती तो वो पसे पर्दा चले जाते हैं। नहीं मुनीर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात, आपने एक लफ्ज कहा कि अवाम को रिलीफ, अवाम जो नर्वस है, अवाम जो कंफ्यूज है, अवाम जो परेशानी के आलम में, अवाम जो तकलीफ के अंदर है, अवाम जो उलझाव के अंदर है, अवाम जो बेकसी के आलम के अंदर देख रही है, वो सब ये रस्साकशी क्या इक्तिदार की ये जंग नहीं है? आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? देखें, ये तो दरअसल जंग ही इक्तिदार की है ना। अब ये यहाँ पे अगर हमारी हुकूमतों को देखें तो हुकूमतों के बड़े सारे लेवल्स हैं। एक वफाकी हुकूमत है, फिर सूबाई हुकूमत है, फिर सूबाई के बाद अब हम बल्दियाती हुकूमत की बात कर रहे हैं और शहरी हुकूमत की बात हो रही है। अब यहाँ पे हर एक सियासी जमात इस तगोदौ में है कि वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ अपना हिस्सा निकाल सके। जैसे कि मेन स्ट्रीम की जो सियासी जमातें हैं, अगर आपकी जो 3-4 बड़ी सियासी कुव्वतें हैं, आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो वफाकी और फिर सूबों की जंग नजर आती है। आप उसके बाद जो दीगर जमातों की तरफ नजर डालेंगे तो वो कोशिश करती हैं चलो उस जगह पे ना सही तो दूसरे जो टीयर्स हैं उस पर उनको वो हिस्सा मिल जाए और वो अपना इक्तदार वहां पे किसी हद तक एंजॉय कर सके और इवेंचुअली द पैसेज ऑफ टाइम उसको ग्रो कर सके। और ये जो मामला होता है ना कि हर कोई इक्तदार की तलाश में है, ये सियासत है और ये सियासत में यही होता है, यही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बरसर इक्तदार ही नहीं होंगे तो आप किस तरीके से आवाम को जो परफॉर्म करके रिलीफ देने की बात कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सियासत तो दरअसल नाम ही इक्तदार में आने का है, या जो इक्तदार में है उसको इस बात के लिए तंबीह करना है कि आपका इक्तदार है और आपने इस इक्तदार को कैसे चलाना है। तो सियासत में ये चीज बुरी समझी नहीं जाती। हाँ, हमारे यहाँ इसका कुछ तर्ज अमल कुछ इस तरीके का हो गया है कि हमने खुद इस लफ्ज सियासत को गाली बना दिया। हालांकि सियासत कोई बुरी चीज नहीं होती, आपका जो अमल है वो क्या है वो डिटरमाइन करता है कि आपने कहाँ पे जाना है। आपके अमल से ही आपके तमाम तर फैसलों का तयन होता है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि जो एमक्यूएम के ये तमाम धड़े एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, इससे कोई सियासत के ऊपर फर्क पड़ेगा इस मंजरनामे में? देखिए सलीम साहब, दो चीजें होती हैं, एक होती है फितरी और एक चीज है गैर फितरी। पाकिस्तान की सियासत में गैर फितरी जो अमल है वो इतना ज्यादा होता है, तो अगर एक फितरी अमल भी हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबात नहीं, और ये होना ही था। हम सब जानते थे कि जब भी मुस्तफा कमाल साहब कराची आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की, लेकिन उस वक्त जब वो तनकीद भी कर रहे होते थे हम सब कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे इस बात को जानते थे, समझते थे, और ये एक एहसास जरूर था कि आज नहीं तो कल यहाँ पे एक लॉन्ड्री बनाई गई है, यहाँ पे क्लीनिंग सर्विस होगी। वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर किरदार जो कराची के अमनो अमान को खराब करने के पीछे मुलविस थे, उनको किसी ना किसी तरीके से एक सांचे में ढाला जाएगा और फिर एक बार फिर से ये तमाम तर जो हिस्से हैं वो एक ही धागे से पिरो दिए जाएंगे। और आप अगर पाकिस्तान की सियासत को देखें ना, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, अभी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे के साथ अगर जन्नत में भी साथ जाने की बात करते तो वो एक दूसरे के साथ जन्नत में जाने को तैयार नहीं थी। आज वो एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ी हैं, एक दूसरे के राजो नियाज के मालिक हैं, एक दूसरे के तमाम तरफ फैसलों की जामिन है। और ये जो अमल हुआ ये गैर फितरी अमल है, लेकिन हुआ। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज को आप बालाए ताक नहीं रख सकते, आप कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब ये अमल हुआ या ये हो रहा है, और यकीनी तौर पे इस वक्त ये जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों की बात की जा रही है, इसमें मुस्तफा कमाल साहब का जो ग्रुप है जिसको पीएसपी कहा जाता है, फारूक सत्तार साहब ने एक ग्रुप बनाया। मजे की बात यह है कि इसमें एमक्यूएम हकीकी का तस्करा भी इस बार किया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके या तमाम तर इन धड़ों को एक प्लेटफॉर्म में यकजा किया जा सके
क्योंकि एमक्यूएम इस बात को जानती है, और ना सिर्फ एमक्यूएम इस बात को जानती है, एमक्यूएम को बनाने वाले भी इस बात को जानते हैं। वो तमाम तर किरदार जिन्होंने एमक्यूएम को साला साल सरपरस्ती दी, और वो जो एमक्यूएम को तमाम तर मामलात से कभी बचाते रहे, कभी निकालते रहे, वो सब जानते हैं कि एमक्यूएम को किस तरीके से उनको लेके चलना है। और ये जो इत्तेहाद है, ये कब तक है, कितने अरसे रहेगा, और फिर कभी खत्म हो जाएगा। ये जिसका खेल है, जिसका ये सब कुछ डिजाइन है, वो अपने डिजाइन के हिसाब से चल रहा है। और जब कुछ ऊंच नीच होनी हुई, वो यकीनी तौर पर उस डिजाइन के तहत हो जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब एक ऐसी सूरत नजर आ रही है कि एकदम जब इत्तेहाद चल रहा है तो चल रहा है, फिर एकदम अलग होगा तो फिर वो सारे मंजरनामे आपके सामने नजर आएंगे। जमात इस्लामी को इस जगह कराची के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपने सवाल जो किया उसके दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने कहा और एक जमात इस्लामी का कहा। लेकिन ये बात आप समझ लें कि यहाँ पे बहुत से किरदार हैं जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, उनका स्क्रिप्ट में एक रोल है और वो महदूद रोल के तहत वो अपना काम करते रहेंगे। और उनका क्या रोल है, कब वो रोल स्टार्ट होगा, कब वो रोल डिफाइन होगा, हर कोई इस बात का मुंतजर है। और उसी तर्ज पे हम देख रहे हैं कि कराची की सियासत में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कामरान किशोरी साहब का आना, गवर्नर सिंध के ओहदे पे विराजमान होना, ये सब ड्रामा ही जरूर लगता है, लेकिन ये एक पूरी तरकीब है इसके पीछे, एक पूरी रेसिपी है इस तमाम तर सूरत हाल की। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। जो कराची की सियासत से वाकिफ है और जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें कितनी ज्यादा खुद मुख्तार है अपने फैसलों में, वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरी जाने आपने जमात इस्लामी का तस्करा किया, मैं खुद जमात इस्लामी की मौजूदा स्ट्रगल के बारे में ये इतराफ करूंगा कि उन्होंने कराची के हवाले से बड़े सारे मामलात हैं, उनको उठाया है, उनको उजागर किया है। लेकिन असल सवाल फिर वही आता है कि ये 1970 का कराची नहीं है। यहाँ पे अब कराची में डिलीवरेंस की बात होती है। अब कराची में जो पोलराइजेशन है वो भी एक अपने पीक पे नजर आती है। आप 1970 से जब कंपेयर करें, जब जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार रही, कराची में काफी अरसे तक उन्होंने काम किया, उस वक्त जो कराची की आबादी थी उसमें ज्यादातर कराची आइट्स बसते थे। उस वक्त आपकी मजहब के एतबार से जो पोलराइजेशन थी वो भी इतनी ज्यादा डीप नहीं थी। आज आपके हर सेक्टर पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, और जमात इस्लामी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इस पोलराइजेशन को तोड़ना होगा। अगर इस जो पोलराइजेशन से जमात इस्लामी खुद को अलहदा करके एक मुकम्मल सियासी जमात जो कि हर पद के लिए हो, जो हर पद की आवाज बन सके, अगर वो जमात इस्लामी का मैंडेट होगा तो मेरे ख्याल से तो जमात इस्लामी यकीनी तौर पे एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन आज की सूरत हाल में भी जमात इस्लामी ने हालिया कुछ साल, 2 साल, 3 साल में जो अपनी स्ट्रगल की है, हाफिज नईम रहमान साहब ने जिस अंदाज से आवाम को एंगेज किया हुआ है, जिस अंदाज से वो अपनी पॉलिटिक्स को डिजाइन कर रहे हैं, हर इश्यू के ऊपर कराची में जब उनकी आवाज उठती देखी जाती है तो हमदर्दी बढ़ रही है। जमात इस्लामी का एक स्टेक तो है, और उसमें जमात इस्लामी ने, आपको याद होगा क्लिफ्टन बोर्ड में जो इंतखाबी सूरत हाल थी, जमात इस्लामी ने वहां भी कुछ हैरानकुन परफॉर्मेंस दी, और वहां पे सीबीसी के कंट्रोल बोर्ड के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी जमात इस्लामी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी। और यहाँ भी जब भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो आप जमात इस्लामी को एक की प्लेयर के तौर पे जरूर देख रहे हैं, कम से कम कराची और हैदराबाद की हद तक। तो आप जरूर समझें कि जमात इस्लामी यहाँ पे बहुत कुछ अपसेट कर सकती है और बहुत कुछ सेट भी कर सकती है। और यहाँ पे जो आप खास तौर पे कराची और हैदराबाद की जो बल्दियाती इंतखाबात की जो सूरत हाल है, ये आप मेरी बात बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा कि ये दरअसल टोन सेट करेगा आने वाले आम इंतखाबात के लिए। अगर तो इन कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पीडीएम की जमातों को, या जैसे कि एमक्यूएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनको एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए राहें हमवार करेगी, और कहीं ना कहीं इस बात का रिलीफ देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम हुई है और इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा जो सूरत हाल आपकी डेवलप ये हो जाए कि जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ अगर वहां पे एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री ले लेते हैं, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की मैं बात करूं, अगर वहां पे तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मैंडेट मिल जाता है कराची में, हैदराबाद में, तो फिर आप इस इत्तेहाद को जो आप देख रहे हैं पीडीएम का मौजूदा इत्तेहाद, आप उसको ज्यादा देर तक चलते नहीं देखेंगे। और आप जिस इत्तेहाद की, अब हम दूसरे इत्तेहाद की बात करें
कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को एक किया जा रहा है। अगर ये भी तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी कामयाबी ले लेती है तो ये जो आज एक दूसरे के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खड़े होकर की जा रही है, कल को यहाँ पे भी लान तान देखने में मिलेगी। वोटर्स सवाल पूछेंगे कि आपने किस हिकमत अमली के तहत पहले एक दूसरे को गालियां दी, दस्तों गिरेबां हुए, और अब आप फिर इंतखाबी अमल की बात आई तो अब आपने इत्तेहाद कर लिया। तो ये सारे सवालात हैं और ये तमाम तर पार्टीज के जहन में भी सवाल है कि अब जो इंतखाबी मामला है उसको किस तरीके से या तो अवॉइड किया जाए या तो अपने फेवर में किया जाए। अगर वो फेवर में नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से देखेंगे, कभी कोर्ट्स के जरिए, कभी इलेक्शन कमीशन के जरिए इसमें ताखीरी हरबे आपको देखने में मिलेंगे। और आज भी आप ये देखें ना कि एक पिटीशन तो दायर की गई है जिसके हवाले से समाअत होनी, और हम तो उम्मीद करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हो और जल्द हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो यकीन तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो कराची या दीगर इलाकों में आपके बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, फिर बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आपने उसी सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम को आप इस बल्दियाती इलेक्शन में यकजा देख रहे हैं या अलग अलग नजर आएंगी? देखिए, इक्तदार की जहां बात होती है ना सलीम साहब, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्तदार में कोई शरीक नहीं होता। इक्तदार सबको अपना पसंद होता है और उसमें कोई किसी किस्म की शराकत नहीं चाहता। और जब बात हो कराची जैसे शहर की जो कि आपकी मैशत को एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता हो, 70-80% आपकी मैशत कराची के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे सारे मामलात हैं, यहाँ पे सारे बिजनेस मशीनरी मौजूद है। अगर इस शहर की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे इस बात को चाहेगी कि वो इनके साथी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के पास ही इक़्तिदार चला जाए? बिल्कुल भी नहीं। और यही कोशिश हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गाए बगाए की गई है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे इख्तियारात उनकी सपोर्ट किए हैं और वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ तमाम तर मामलात के ऊपर बैठने के लिए, उनके मुतालबा तस्लीम करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वहीं से इलेक्शन कमीशन को जो इशारे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन सारे मामलात को रोक लेती है और वही टाल मटोल जो हम देख रहे हैं तो वो होती है। और कराची की बात करें तो आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फिर एक वजह है सिंध की। सिंध में उनकी हुकूमत है और फिर अगर एमकेएम, अगर मैं कहूं कि एमकेएम को अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो कराची के ऊपर एक बार फिर से हुक्मरानी कर सके तो एमकेएम के लिए इससे बड़ा अभी ब्रेक थ्रू हो ही नहीं सकता। क्योंकि पिछले इंतखाबात में आप देखें जो आम इंतखाबात हुए उसमें एमकेएम ने 6-7 सीटें जीती। उसके बाद एमकेएम की जो वो पोजीशन है वो मुसलसल कमजोर हुई है और खास तौर पे जब पीडीएम का हिस्सा बनी एमकेएम, अपने अंदर से बड़ी सारी आवाजें आई कि एमकेएम ने, और एक खुद तस्लीम करती है एमकेएम की आला क़यादत के, उन्होंने अवामी मैंडेट की उस तरीके से तर्जुमानी नहीं की और अवाम का गम गुस्सा मौजूद है। तो आप कराची की बात करें तो मेरे ख्याल से तो कोई भी सियासी जमात इसमें अपने इक़्तिदार को बांटने के लिए तैयार नहीं होगी और हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि जितने भी इख्तियारात, जितने भी मामलात अपने पास किए जा सकें वो जरूर किए जाएं। और उसमें आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे तब्दीलियां भी होंगी, नाराजगियां भी होंगी, इत्तेहाद भी बनेंगे और इत्तेहाद जो मौजूद है वो टूट भी सकते हैं। तो कोई भी चीज इसमें खारिजुल इम्कान नहीं की जा सकती। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, इन जुमलों के अंदर के बल्दियाती इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं आप या अभी भी थोड़ा सा और डिले होने की पोजीशन है? अब मैं ये कहूं कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, देखना तो हम जरूर चाहते हैं लेकिन सलीम साहब जितना आसान मरहला होने नहीं जा रहा। यहाँ पे मैं आपको फिर कह दूं कि एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात को जितना ज्यादा डिले किया जा सके वो जरूर किया जाए। इसकी बहुत सी वजूहात में सबसे बड़ी जो वजह है कि कोई भी मौजूदा खास तौर पे पीडीएम की खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं वो नहीं चाहेंगी कि इंतखाबी अमल हो। अगर इंतखाबी अमल हो जाता है और पीडीएम में मौजूद जमातों को उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं होती तो फिर आप ये समझें कि ये जो पीडीएम का आपको गैर फितरी, कैसे दोहरा दूं, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये आपको कायम नहीं नजर आएगा। एमक्यूएम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है अवामी मैंडेट का, अवामी मामलात का, और एमक्यूएम यकीनी तौर पे इस वक्त भी जो परेशान है, इस वक्त भी जो मुलाकातें हुई हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर नताइज तवक्कुआत के बरखिलाफ आए तो फिर अवाम में क्या लेके जाएंगे और फिर उसका जो असर आम इंतखाबात पे होना है
उसके बाद तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल बनेगी वो बड़ी खौफनाक होगी। अच्छा। एमकेएम की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, ये फियर मौजूद है और ये फियर यकीनी तौर पे इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि कराची में, हैदराबाद में या इस्लामाबाद में कहीं भी इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात होने के जो इम्कानात है वो इसीलिए कम है कि कोई भी बड़ी सियासी जमात नहीं चाहेगी कि। ठीक है मुझे साहब, बिल्कुल आपकी बात आ गई और मैं ये चाहूंगा सिर्फ एक जुमले में, बल्दियाती इलेक्शन आप अपने तज्जिए के हवाले से होते हुए देख रहे हैं या नहीं इन दिनों में, 1-2 महीने के अंदर अंदर हो जाए तो हो जाएंगे? होंगे। हर आदमी, जैसे आपने कहा पहले अशार पढ़ा के हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैं कह रहा आपकी नजर में होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं हो जाने चाहिए, अदालती मामलात रहे तो हो भी जाएंगे, लेकिन अगर ये फैसला सियासी कुव्वतों ने करना है तो यकीन जाने ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया मुनीर मेमन साहब, आपने बड़ा वक्त दिया हमारे लिए और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आपने तमाम पार्टियों के हवाले से बात की कि कौन किस वक्त कहां खड़ा हुआ है और वो कैसे आगे की तरफ आएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुनीर मेमन साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हो प्रोग्राम बात से बात और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे सीनियर तज्जिया निगार, और आप इन्हें वीनस चैनल के ऊपर देख रहे हैं, तुमसे है पाकिस्तान, जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज से चला रहे हैं। आप इन्हें देख रहे हैं माशाल्लाह, सियासी हवाले से भी, माशी हवाले से भी, सोशल हवाले से भी ये डेली प्रोग्राम करते हैं तुमसे पाकिस्तान, और बड़ा अच्छा अंदाज है और बड़े अच्छे सवालात करते हैं। और हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है टेलीफोन लाइन के ऊपर। मैं इन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम साथियानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। देखिए, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे? अक्सर मैंने आपके प्रोग्राम देखे, आप बहुत सारे लोगों को टेलीफोन लाइन के ऊपर भी लेते हैं, बहुत सारे मेहमानों से सवालात भी करते हैं। आज आप खुद एज ए टेलीफोन लाइन के ऊपर एनालिस्ट की हैसियत से मेरे साथ शामिल है, गुफ्तगू है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने इम्पोर्टेंट शो में मुझे लाइन पे लिया। आपका शुक्रिया, और मेरी विश है कि आपका शो भी इसी तरह टॉप रेटिंग आता रहे, जिस तरह हमेशा वैल्यूएबल गेस्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं शाजिद साहब आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह मैं अभी मेरे साथ मुनीर मेमन साहब भी थे, मेरे साथ जहांगीर सईदी साहब भी थे। मैंने उनसे भी एक सवाल किया, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन जो मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं, मेरी ये कोशिश होती है, बल्कि हमारी सब दोस्तों की ये कोशिश होती है कि हम जो आवाज़ को, हम जो बात को जो कहना चाहते हैं, वो लोगों तक, नाज़रीन तक पहुँच के वो इससे इस्तेफादा हासिल करें, वो उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। मेरे प्रोग्राम के अंदर हम अपने प्रोग्रामों में ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई 1-2 बात ऐसी भी निकले जिनसे लोग सीख कर आगे की तरफ बढ़े और फिर वो हमारे लिए सदका जारी रहे। तो मैं ये चाहूंगा एज ए एंकर पर्सन किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सलीम भाई, आप हमारे सीनियर हैं, और सलीम साहब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका ख्याल रखना चाहिए बीइंग एंकर। सबसे पहले जो इखलाकियात है, हमें उसको देखना है कि हमारे जो अल्फाज जो हम चूज करते हैं, वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड जिसे कहते हैं, वो आपकी बेहतर हो। ऐसा ना हो कि आप वो जो गली मोहल्ले की लैंग्वेज आप एक सैटेलाइट टीवी पर बैठकर उस अंदाज में बात करें, अल्फाजों में आपकी जो उर्दू की ग्रामेटिकल है वो ना हो। तो इन चीजों का तो आपने ख्याल करना है, और जो हमारी उर्दू तसव्वुफ है उसका हमने ख्याल रखना है। बाज़ों का बहुत सारे एंकर अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, तो हमें इन पर्सनल चीजों से दूर रहना है। हमने हिट नहीं करना कोई हमारा, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल, हमारी कोई फाइट नहीं, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, हम अवाम की बात कर रहे होते हैं, तो पर्सनल नहीं होना। सबसे पहले तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं पर्सनल किसी से ना हूं, जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर बात हो। और अल्फाजों का चुनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीइंग एंकर, कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें आपने अल्फाज कौन से चुने हैं, किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं। और सेकंड वन, फेस एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीइंग एंकर आप जब मास फॉर्म पढ़ते हैं, जब आप कैमरा फेसिंग को देखते हैं,
तो ऐसा ना हो कि आपके फेस पे लग रहा हो कि आप घर से लड़कर आ रहे हैं और वो आप गुस्सा जो है वो आप अपने गैस पर निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, मैं आपकी तरफ उस सवाल के हवाले से भी आता हूं, क्योंकि आज मुझे बात करनी है कराची के हालात से, सियासी रशाकशी और यकजहती जो एमक्यू और बल्दियाती इलेक्शन। इससे पहले मैं ये सवाल करूं कि माशाल्लाह जिस तरह मैंने शुरू में इब्तिदा के अंदर गुफ्तगू की कि हम किसी ना किसी को कुछ देना चाह रहे, जिस तरीके से एक एंकर जो है अगर 3 मेहमान है या 4 मेहमान है, वो जो है प्रोग्राम को लेके चलता है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को उसके अंदर एक से वो 20-20 मिनट की बात कर लेता है, 1 से 2 मिनट की बात करता है, 1 से 5 मिनट की, उसमें हमारे मेहमान भी नाराज होते हैं। तो बड़ी जानिफिशानी के साथ इस कैलकुलेट को करके प्रोग्राम किया जाता है और उससे बहुत अच्छा नतीजा होता है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत खूबसूरत बात की। लेट्स सपोज अगर आपके स्टूडियो में 3 गेस्ट हैं तो बारी बारी आपने तीनों गेस्टों से अकॉर्डिंगली सवाल पूछने हैं। एक सवाल आपने एक से पूछा है तो सेकंड को आप पूछेंगे, फिर उसकी आप सुने। लेट्स सपोज अगर वो अपना मौकिफ देना चाह रहा है और आपको पता है कि यार मेरा 3 मिनट का इसका जवाब पहले गेस्ट का था, दूसरे का 4, 5, 6 मिनट तक चला गया, तो अब आप पे बड़ा इम्तिहान आ गया कि यार एक तो चुप ही नहीं कर रहा, बोले जा रहा है, और सेकंड जो गेस्ट है वो खुद नहीं बोल रहा। तो हमें फिर बुलवाना होता है, बैलेंस रखना होता है तमाम चीजों को कि कल कोई टाइम अपना निकाल के कहे कि देखें जी 45 मिनट के शो में 3 गेस्टों ने सारी बात की और मुझसे तो आपने सिर्फ 2 सवाल पूछे, बाकी से तो आपने 8-8 सवाल पूछ लिए। तो बैलेंस रखना है आपने, 1 बाय 1 आपने लेके चलना है सबको एक साथ। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको बहुत ही बेजारी हो रही हो, यार ये प्रोग्राम का टाइम बस निकले और मैं जो है यहाँ से निकलूं, इस तरह के कोई ऐसे प्रोग्राम देखने को मिले आपको? मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सलीम साहब, एक नहीं, 4 से 5 ऐसे शो थे जिनमें कुछ में मेरी तबीयत ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे सर में दर्द था तो मैं चाह रहा था कि यार ये अचानक सर दर्द आ गया, लेकिन अब शो तो करना है, लेकिन मैंने कोशिश की कि वो शो हो जाए। और सेकंड ये कि लेकिन कोशिश ये की कि गैस पर उसका वो ना जाए इम्पैक्ट, कि मैं अपने सर दर्द की वजह से मैं उसको कोई मतलब खुद फीलिंग थी कि हाँ बस हो जाए, लेकिन सामने वाले को एक्सपोज नहीं होने दिया आपने? नहीं होने दिया ना सर, क्योंकि स्क्रीन पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, हमने महसूस नहीं होने देना कि मुझे इस वक्त सर में दर्द है जी, मैं बेजार हूँ। नहीं, मैंने अपनी सीट का हक अदा करना है। कौन सा ऐसा शो जो आपको कमाल का लगा कि यार ये प्रोग्राम जो है ना मैं आज करके उठाऊं, वाकई कोई प्रोग्राम था ये ऐसे? आज जो मैंने प्रोग्राम किया ना सर, आज तो वो शो आपके शो से पहले मेरा शो होता है, तो आज आप भी वो जरूर देखिएगा, जिसमें आज मैं बड़े मतलब पीटीआई के थे इमरान साहब, उनसे मतलब बड़ा मैंने पूरी परफॉर्मेंस पे बात की और फैक्ट्स एंड फिगर पे बात की, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने शो से ये सबसे बेस्ट शो गया है मेरा। नहीं साजिद, मैंने तो आपके प्रोग्राम और भी देखे, बहुत सारे प्रोग्राम में आप बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बात करते हुए नजर आए, और कहीं कहीं मैंने देखा कुछ आपस में लड़ भी रहे, कुछ ये भी कर रहे, उसको भी संभालना, उसको भी लेके चलना, नाराजगी को भी खत्म करना, उस प्रोग्राम के साथ साथ लाइफ को संभालना, बड़ा कमाल की बात होती है ये। हाँ बस सर, ये आप जैसे उस्तादों से हमने सीखा है सर, आप सीनियर हैं, हमारे उस्तादों की तरह है सलीम सातियानी साहब, और बस सीख रहे हैं। कोशिश ये होती है कि बदमज़गी से, क्योंकि शो से पहले मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई आपने अपने टाइम पे बोलना है, प्लीज इंटरप्ट नहीं करना किसी को। अच्छा, मैं जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है आपका और बड़े अच्छे अंदाज में आप प्रोग्राम को लेके चलते हैं, और मुझे भी बड़ा मजा आता है आपके प्रोग्राम देखकर, हम भी आपसे सीख रहे होते हैं। हर बंदा एक दूसरे से सीख रहा होता है, और ये आपका ज़र्फ है कि आप हमें उस्ताद कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हकीकत है कि हर बंदा एक दूसरे से सीख रहा है, और माशाल्लाह जिस तरीके से आपका बड़ा पाने में इसकी आपको भी दाद दूंगा। मैंने आपको उस्ताद ऐसे नहीं सीखा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, उनसे अच्छी चीजें सीख रहे थे। जैसे लेट्स सपोज हम इस मुआशरे में बुरे लोग भी देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, तो कोशिश होती है बुरे लोगों को हम अवॉइड करते हैं, अच्छे लोगों को अपने करीब लाते हैं। तो मैंने देखा है कि मैं 2 साल से वीनस में हूं, आप भी हैं, मुझसे पहले हैं शायद, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि सलीम सातियानी ने कोई ग्रुपिंग की हो, सलीम सातियानी ने कोई किसी से पर्सनल जेलसी निकाली हो। पॉजिटिव माइंड के साथ आप भी काम कर रहे थे, तो रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप इस काबिल समझते हैं। अच्छा, मैं अब सियासत की तरफ आता हूँ, कराची के हालात के हवाले से बात करने लगा। एमक्यूएम माशाल्लाह आप करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते रहे, एमक्यूएम की ये यकजहती को आप किस नजर से देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं? आज की मैं आपको ब्रेकिंग दे देता हूं कि यकजहती का जो मिशन गवर्नर कामरान टिसोरी साहब लेके जा रहे थे,
उनकी यकजहती को एक नाकामी ये मिली है कि एमक्यूएम हकीकी के बानी आफाक अहमद साहब ने मना कर दिया कि मैं आपके इन किसी जत्थों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मेरी जो इंडिविजुअल हैसियत है, मतलब उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। अब रह गए फारूक सत्तार साहब और पीएसपी। इनके कभी इम्कानात है कि ये, क्योंकि आपको याद होगा कि माजी में इनकी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अलबत्ता इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे सलीम सातियानी साहब। और ये कोशिश यही है कि अगर हल्का बंदियां जो एमक्यूएम का मौकिफ है अगर वो दुरुस्त हो जाता है, जो कि नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए 4 महीने रिक्वायर्ड है, तो एमक्यूएम को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। एमक्यूएम अपना वोट बैंक खो चुकी है और वो आपको पता है कि पीटीआई के पलड़े में चला गया है। तो अभी इक्तदार की जंग है सर। माजी में आपने सुना होगा कि मुस्तफा कमाल साहब की क्या लैंग्वेज थी एमक्यूएम के लिए, कि एमक्यूएम का टैग मैं नहीं लगवाना चाहता अपने ऊपर। तो आज आप देखिए वेलकम हो रहे हैं। और जो 9 जनवरी को जो रैली है उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये एमक्यूएम पीएसपी भी उस रैली को ज्वाइन करेगी। अच्छा, ये पीडीएम की सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे के सारे जितनी भी 14 जमातें, उनको कैसे देख रहे हैं कराची के इलेक्शन के अंदर? पीडीएम की जमातों को पीपल्स पार्टी का एक स्टेक है सिंध में, लेकिन हैदराबाद और कराची की जब बात की जाए और अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को वो जो उनकी जो अपनी जो मज़ाफ़ाती कॉलोनियों की जो मज़ाफ़ाती इलाकों की जो नशिस्तें हैं वो तो मिलेंगी, लेकिन अलबत्ता भारी अक्सरियत से पीटीआई के चांसेस हैं कि वो कराची हैदराबाद से। नहीं, मैं पीटीआई की तरफ आना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये ज्वाइन होकर इलेक्शन लड़ेंगे या सेपरेट लड़ेंगे? आप क्या देख रहे हैं अपनी सियासी तजिया निगारी के हवाले से? सर ये इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ेंगे सर, मिलके नहीं लड़ेंगे। अच्छा। मेरा अपना जो जाती एक तजिया है, जाती एक मेरा एक्सपीरियंस है, सब कोई अपने फ्लैग पे इलेक्शन लड़ेगा, जीतने के बाद फिर ये ज्वाइन हो सकते हैं आपस में। जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छा, लेकिन पीटीआई ज्यादा लीड करेगी। अच्छा, इसको मैं ये कहूंगा, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं, 1 या 2 सवाल और ले सकता हूं मैं आपके। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जमात इस्लामी को आप कहां देख रहे हैं कराची की सियासत के अंदर? जमात इस्लामी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सातियानी साहब। जमात इस्लामी, नईम साहब का बड़ा किरदार है स्पेशली कराची की पॉलिटिक्स में, और उन्होंने आम आदमी के लिए, नौजवानों के लिए हक दो कराची मुहिम चलाई जिसको बड़ी पजीराई मिली। तो ये कह सकते हैं आपके जमात इस्लामी को भी निशस्तें मिलेगी, क्योंकि आपका उसका जो वोटर है वो कमिटमेंट वाला है, वो कहीं और नहीं जाता, आपको तो पता है। मतलब जमात का जो पक्का वोट है वो उनको पढ़ना है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन को आप होते हुए देख रहे हैं या नहीं? सर मैं इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ सातियानी साहब। अच्छा, हो जाएंगे आपको लग रहा है कि इसी पीरियड में होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर कोई नाखुशगवार वाकया नहीं होता, जिस तरह दहशतगर्दी की लहर और कराची, सिंध और दीगर शहरों को हाई अलर्ट रखा गया है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर कोई इस तरह का वाकया नहीं होता तो ये इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे आखिरी में कोई मैसेज लेना चाहूंगा जो मेरे इस अवाम के हवाले से हो, मेरी ये जो दाद रस्सी अवाम की कोई भी नहीं करा, इस हवाले से जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? किस तरह का पैगाम साथियानी साहब? कोई भी ऐसा पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं हमारे यंग को, हमारे जो यूथ है उसको इस हवाले से। बिल्कुल, नौजवानों के लिए मेरा पैगाम हमेशा होता है कि हमारे नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरियों की तरफ भी राग़िब होते हैं और शॉर्टकट की तरफ भी राग़िब होते हैं। तो नौकरियों की तरफ जाएं, अपने कारोबार की तरफ जाएं, बिजनेसेस को देखें, लेकिन एक बड़ा तबका 2 चीजों में जा रहा है जो कि लम्हा फिक्रिया है, एक तो नशे में और सेकंड शॉर्टकट में। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, मेहनत करते रहें, मंजिल आपको अल्लाह पाक देता है। और नशों से हमने कौम को बचाना है। आप हमारे तालीमी इदारों में जाएं, कुछ जत्थे हैं जो कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको खतरनाक नशों में लगा रहे हैं कि इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये करें। तो मेरी नौजवानों को ये रिक्वेस्ट है कि बराए करम आप इन चीजों में ना जाएं, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करें, आप देखें मंजिल आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि फिर भी आप हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद रहेंगे हमारे अगले प्रोग्रामों के अंदर।
तो बहुत मैं उनकी भी शुक्रिया। दावत दूंगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत वक्त बहुत निकाला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। साथियानी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और उसके अंदर हमने कोशिश की, हमारे जहांगीर सईदी साहब जो इस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे, मुनीर मेमन साहब की भी आपने तमाम राय सुनी, साजिद साहब के भी आपने राय सुनी, जो हमारे वीनस चैनल के हमारे सारे एंकर पर्सन थे, जो ये बात बताते हुए आपको बिल्कुल हिचकिचा नहीं रही थे कि जो माजी का जो मंजरनामा है वो कैसा था, जो हाल का मंजरनामा वो कैसा है, और जो मुस्तकबिल में होने लगा वो कैसा है। ये सारी की सारी सियासत जो आपको नजर आ रही है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, कराची के हवाले से, जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, तो वो सब ये हमें दिखा रही है कि इस मर्तबा जो है गफलत अगर हमने कर दी अपने इंतखाब के अंदर, चाहे वोट के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने जमीर के वोट की इस आवाज को अब उजागर करना पड़ेगा। अब आप अगर वोट का इंतखाब करोगे तो वो ये देख के करेंगे कि आने वाले 5 साल या आने वाला जो अरसा है वो हमारी कौम को कौन दे सकता है। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हुआ आया हूं कि जब भी आप अगर वोट कास्ट करना चाहते हैं, बल्कि हर शख्स को वोट कास्ट करना चाहिए, और जब भी वो पोलिंग बूथ पे जाए और वो अल्लाह से ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरे दिल में वो बात डाल, मेरे लिए वो हुक्मरानों को चुन जो मेरे मुल्क के लिए अच्छे हो, मेरे शहर के लिए अच्छे हो, और उसका जो मोहर का अंदाज हो वो उसी जगह पे पड़े जिससे रब राजी हो रहा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये तमाम सिचुएशन होगी उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, मेरे शहर के लिए भी अच्छा होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम सातियानी को कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।